एक बहुत ही प्रसिद्ध देवी माँ का मंदिर था। वहाँ सुभाष बहुत गुस्से से पंडित जी से बात कर रहे थे। ऐ पंडित, आरती लेकर मंदिर के सामने आओ, बहन आ रही है। इस तरह से कहने पे पंडित जी बिल्कुल डरे नहीं और वो कहने लगे, अपर्णा देवी तो मंदिर में ही आ रही है। जब वो देवी माँ का दर्शन कर लेगी मैं उनको आरती दे दूंगा। अभी तो आरती लेके मैं वहाँ नहीं जा सकता। हर बार अपर्णा देवी आएंगी तो आरती लेके उनका स्वागत करने का जरूरत नहीं है, ऐसा विभूषण बाबू ने कहा है। अब अलग से आप ये सब कह रहे हैं। सर का हाथ है इसीलिए तुम ये सब बातें कर रहे हो। अपर्णा देवी को देखने के बाद तो आप ही मेरा सम्मान नहीं करते हैं। इस तरह वो कह ही रहे थे, तब तक वहाँ पे विभूषण आ जाते हैं। सुभाष, तुम मंदिर के सामने जाओ। ओके सर। इस तरह कहकर सुभाष वहाँ से चला जाता है। विभूषण पंडित जी से बातचीत करने लगते हैं। तुमने पुलिहारा कहा था ना, मैंने अपर्णा से बात की थी पंडित जी। जल्दी ये जो पुलिहारा बनाने वाले लोग हैं उनमें हम बदलाव लाएंगे। अगर आप जानते हैं कि ये काम कोई और करता है तो हमें बताइए, मैं उससे बात करूंगा। हाँ जरूर भूषण जी। इस तरह की बातें हो ही रही थी, तभी महंगी साड़ी, चमकीले जेवर और पूजा की थाली लेकर वहाँ पे अपर्णा देवी आती है। उनके पीछे पीछे सुभाष भी आते हैं। पंडित जी उनके हाथ से पूजा का सामान लेकर वहाँ से अंदर चले जाते हैं। वहाँ देवी माँ के नाम पे मंत्र पढ़ते हैं, फूल चढ़ाते हैं और फिर आरती दिखाते हैं। फिर पूजा के सामान से नारियल निकाल के उसे फोड़ते हैं और वो नारियल लेके अपर्णा देवी के पास आते हैं। पंडित जी, जो लोग मंदिर आते हैं वो लेमन राइस खाने आते हैं या श्रद्धा के लिए आते हैं, या फिर वो यहाँ पे अपने सारे दुख कष्टों से पूरी तरह से निजात पाने के लिए आते हैं? क्यों आते हैं वो यहाँ पे? यहाँ वो समस्या बताने आते हैं। मंदिर में आकर उन्हें मन की शांति मिलती है। देवी माँ को चढ़ाया गया प्रसाद खाते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें देवी माँ का आशीर्वाद है, इसलिए वो यहाँ आते हैं। आखिरकार आपने लेमन राइस के साथ अच्छा तालमेल जोड़ दिया है पंडित जी। अब इस बात पे क्या कहना, हम लेमन राइस बनाने वाले जो कर्मचारी है उन्हें बदल देंगे, देखते हैं। अभी अभी विभूषण जी ने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह कहने के बाद अपर्णा देवी, विभूषण जी और सुभाष वहाँ से चले जाते हैं। उधर गरीब बहू रानी अनामिका हर दिन की तरह पेड़ के नीचे खड़ी होकर लेमन राइस बना रही थी और उसे बेच रही थी। आइए बाबू आइए, स्वादिष्ट पुलिहारा खा के जाइए। सिर्फ 50 रुपए दीजिए और जितनी मर्जी खाइए। आइए बाबू आइए, इस तरह बुलाती है। उस इलाके में अनामिका का लेमन राइस बहुत फेमस था, इसीलिए लोग वहाँ पे जाते थे। ससुर जी प्रसाद सबसे पैसे इकट्ठा करते हैं और अनामिका सबको प्लेट में पुलिहारा परोस देती है। सबका पुलिहारा खाना हो जाने के बाद रमेश प्लेट उठा लेता है। तब तक शारदा वहाँ पे आती है। बहू, अभी मैं थोड़ी देर मैनेज करती हूँ, तुम जाके खा लो। अभी मुझे भूख नहीं लगी है माँ जी, मैं संभाल लूंगी। आप पिताजी के जगह पे जाके थोड़ी देर बैठ जाइए, कम से कम पिताजी को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाए। हाँ शारदा, तुम थोड़ी देर काउंटर पे बैठो, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है। इतना कहकर शारदा जाके प्रसाद की जगह पे बैठती है। प्रसाद वहाँ से उठ के चले जाते हैं। इस तरह गरीब बहू रानी का पुलिहारा का व्यापार चल रहा था। एक दिन उसी रास्ते से जाने के दौरान पंडित जी वहाँ से पुलिहारा खरीद के खाते हैं। उन्हें अनामिका के द्वारा बनाया गया पुलिहारा का स्वाद बहुत पसंद आता है। वो शारदा को देखते हैं और शारदा के पास जाते हैं बात करने के लिए। जरा सुनिए। कहिए पंडित जी। बहुत ही स्वादिष्ट है, पुलिहारा अच्छी बनी है। सुन के बहुत अच्छा लगा पंडित जी, घर के लिए ले जाएंगे, थोड़ा बांध दूं क्या? मैं ले जाऊंगा, और इसी के साथ मुझे कोई चाहिए जो मंदिर के लिए पुलिहारा बनाए ताकि लोगों को बांट सके। अगर आप तैयार हो तो बहुत कुछ हो सकता है। उसके लिए मेरी बहू से आपको बात करनी होगी। हाँ हाँ जरूर, पर अभी नहीं पंडित जी, व्यापार हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बैठ के बात करेंगे। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। व्यापार खत्म हो जाए उसके बाद बात करेंगे। अच्छा ठीक है पंडित जी। शारदा के इस तरह से कहने पे पंडित जी थोड़ा दूसरी तरफ चले जाते हैं। उधर अमीर घर पे सोफे पे बैठी अपर्णा देवी और बिल्कुल उनके सामने खड़े दिवाकर। मैडम, जो सुना वो सच है? हाँ दिवाकर, भक्त लोग कह रहे हैं
मंदिर का पुलिहरा का स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। आपको तो पता ही है वो पुलिहरा क्या है। मुझे एक बार मौका दीजिए मैडम, इस बार का स्वाद मैं बदल दूंगा। ये सब मेरे हाथ से बाहर चला गया दिवाकर, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब आप ही देखिए, पंडित जी बाहर देख रहे हैं, अगर कोई अच्छा पुलिहरा बनाने वाला मिल जाए तो। अगर मिल गया तो तुम आउट। मैडम, इसमें मेरी क्या गलती है? आपने जो सामान दिया हमने उसी से बनाया। आप सामान कम देती है, इसीलिए हम कम सामान से ही बनाते हैं। कुछ दिनों के लिए तुम कहीं जाकर छुप जाओ, फिर बताती हूँ क्या करना है। मैडम, आप पर ही भरोसा है, आप धोखा मत दीजिए। आपने जैसा कहा मैं जाके गायब हो जाऊंगा, पर आप हमें भूल मत जाइएगा। इस तरह कहकर दिवाकर वहाँ से चला जाता है। उधर अनामिका के व्यापार में जब पूरा पुलिहरा खत्म हो जाता है। माँ जी, अब हम लोग घर चले क्या? बहू, तुमसे बात करने के लिए बेचारे पंडित जी कब से इंतजार कर रहे हैं। शारदा कह ही रही थी, तभी वहाँ पे पंडित जी आ जाते हैं। उन्हें देखकर अनामिका नमस्ते कहती है। सदा सुखी रहो बेटा, तुम्हारा बनाया हुआ पुलिहरा मैंने खाया, बहुत स्वादिष्ट है। इस तरह का पुलिहरा तुम्हें देवी माँ के मंदिर में बनाना चाहिए। मंदिर में मतलब देवी माँ के प्रसाद के लिए? फिर तो मुझे बस वहीं के लिए बनाना होगा। हाँ हाँ, उसके लिए तुम्हें वेतन भी मिलेगा और देवी माँ का आशीर्वाद भी। मंदिर में काम करने का मौका है, जीवन में सुख मिलेगा। पंडित जी की इस बात पर सास बहू शारदा अनामिका चर्चा करती है और फिर तैयार हो जाती है। पंडित जी भी वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सास बहू शारदा और अनामिका को अपर्णा देवी के सामने ले जाकर खड़ा किया जाता है। अपर्णा देवी उनसे बात करती है और जो जो जरूरतमंद सामग्री थे वो दे देती है। सास बहू इस बात से बहुत खुश होती है और सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। सुबह सुबह सास बहू पुलिहरा बनाती है और वो लेकर सीधा वो मंदिर आ जाती है। आज पहला दिन है अनामिका, इसीलिए तुम ही देवी माँ को प्रसाद चढ़ाओ। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। शारदा खड़ी खड़ी देख रही थी और अनामिका पुलिहरा लेकर देवी माँ को नैवेद्य देती है। खाओ माँ, मेरे हाथ से बनाया हुआ ये पुलिहरा आप ग्रहण करो, इसी में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। विशेषकर आपके लिए, सारे भक्तों के लिए मैं ये पुलिहरा बना के लेकर आई हूँ। अनामिका जब इस तरह से कह रही थी, वहाँ देवी माँ की प्रतिमा अदृश्य हो जाती है और देवी माँ साक्षात वहाँ दर्शन देती है। ये देखकर शारदा वहीं पे बेहोश होके गिर जाती है। तुम बहुत श्रद्धा और स्नेह से बनाकर लेकर आई हो, तो तुम ही मुझे खिला दो अनामिका। देवी माँ के इस तरह से कहने पे अनामिका बहुत खुश होती है। वो देवी माँ को पुलिहरा खिला देती है। देवी माँ खुशी खुशी ग्रहण करती है। अनामिका, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए पुलिहरा से तो मेरा पेट भर गया। मैं तुम्हें तोहफा देना चाहती हूँ ताकि आने वाले दिनों में तुम्हारे ऊपर कोई संकट न आए। जैसे ही उन्होंने कहा, देवी माँ के सामने एक पुलिहरा का कटोरी प्रकट हो जाता है। अनामिका, ये एक मायावी पुलिहरा है। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आएगा, ये चावल तुम्हें उस खतरे से बचाएगा। इतना कहकर देवी माँ अदृश्य हो जाती है। फिर वो पुलिहरा लेकर अनामिका वहाँ से सीधा अपनी सासू माँ शारदा के पास जाती है। तब तक शारदा को भी होश आ जाता है और वो उठ के खड़ी हो जाती है। मुझे क्या हुआ था बहू? आप बेहोश होकर गिर गई थी माँ जी, बस। फिर अनामिका मायावी पुलिहरा और अपनी सासू माँ शारदा को साथ लेकर घर लौट आती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका अपनी सासू माँ शारदा के साथ पुलिहरा बनाया करती थी और उसे मंदिर में ले जाकर प्रसाद के रूप में बांटा करती थी। धीरे धीरे उनका बहुत नाम हो जाता है। अपर्णा देवी को ये पसंद नहीं आता। वो दिवाकर को बुलाती है और उसके हाथ में एक जहर का बोतल देती है। अनामिका के बनाए हुए पुलिहरा में ये जहर ले जाकर मिला दो। ठीक है मैडम। फिर दिवाकर वो जहर का बोतल लेकर सीधा अनामिका के घर पे जाता है और अनामिका जो पुलिहरा बनाई थी उसमें वो चुपके चुपके से पूरा जहर मिला देता है। शारदा अनामिका का नजर पड़ जाता है तो वो उसे धक्का मार के बाहर निकाल देती है। दिवाकर अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है। फिर शारदा रोते रोते, बहू अब हम क्या करें, समय हो गया है। उधर पंडित जी पुलिहरा लेने के लिए आ ही रहे होंगे, इधर ये आदमी पूरे पुलिहरा में जहर मिला दिया है। अब हम इतना पुलिहरा इतने कम समय में कैसे बनाएं? इस तरह वो कह रही थी, तभी अनामिका को देवी माँ का दिया हुआ मायावी पुलिहरा के बारे में याद आता है। मैं अभी आती हूँ सासू माँ। इस तरह सोचकर अनामिका अंदर जाती है और मायावी पुलिहरा लाके जहर वाला पुलिहरा के साथ मिला देती है। फिर जहरीला पुलिहरा
साधारण पुलिहरा में बदल जाता है। सास बहू बहुत खुश होती है। उस पुलिहरा को लेकर वो मंदिर जाती है और भक्तों में वितरण करती है। बाद में देवी माँ के सामने आके अनामिका कहती है, माँ, आज आपका मायावी पुलिहरा ने हमारी तो रक्षा कर ली। आप सच में है माँ। इस तरह सास बहू भक्ति के साथ देवी को प्रणाम करती है। देवी भी बहुत खुश होती है। एक मिट्टी के घर में फटे हुए कपड़े पहनकर शारदा और प्रसाद गुजारा करते थे। एक दिन दोनों दुखी होकर बिस्तर पे बैठे हुए थे। अमीर बहू रानी के डर से हम अपने बेटे के पास जाना छोड़ देंगे। आप ही बताइए, अगर हम चलते हुए उनके घर के तरफ गए, अमीर बहू रानी हमें घुसने नहीं देगी। हमें कैसे अंदर नहीं जाने देंगे? वो घर बहू ने नहीं बनाया, बेटे ने बनाया है। हर महीने वो किश्त देता है, फिर तो वो घर हमारे बेटे का हुआ ना। अरे पागल शारदा, बहू जब धक्के मार के हमें घर से बाहर निकाल रही थी, बेटा खड़े खड़े देख रहा था, एक शब्द नहीं बोला। तुम क्या सब कुछ भूल गई हो? लेकिन उसके बाद वो हमारे पास आया, सब कुछ खुल के बताया। आपको वो बात याद नहीं? ठीक है शारदा, बताओ क्या करना है। अब क्या कहूँ, सर्दियों का मौसम है, रात में ठंड से मानो की जान निकल जा रही है। पहनने के लिए स्वेटर नहीं, ढकने के लिए हमारे पास एक कंबल तक नहीं है। तो इसके लिए तुम बेटे के पास जाके स्वेटर और कंबल मांगोगी क्या? बेटे से अगर मांग ही लिया तो इसमें गलत क्या है? गलत सही नहीं कह रहा हूँ शारदा। फिर चलिए बेटे के पास जाके हम स्वेटर कंबल मांग लेते हैं। ये कह ही रही थी, तभी 25 साल की नमिता कुछ बर्तन लेकर उनके घर पे आती है। क्या नमिता, ये सब बर्तन लेकर यहाँ क्यों? नमिता, ये सब बर्तन लेके यहाँ क्यों आई है? तुम देख कर नहीं समझ पाई क्या शारदा? मैं सब्जी के लिए आई हूँ, ये चाचा जी समझ गए, पर आप नहीं समझ पाई। एक बार तुमने कहा था, मुझे अच्छे से याद है, कि बाप बेटियों का मन जल्दी समझ जाते हैं, जो माँ नहीं समझ पाती। अरे बड़ी काकी, ये बात तो मैंने बहुत साल पहले कहा था, आपको अभी भी याद है? फिर तो आप ऐसी वैसी नहीं है, आपका मन बहुत बड़ा है। लेकिन हम अपने बेटे के घर जाने का सोच रहे थे, इसलिए खाना नहीं बनाया। नहीं, सब्जी वब्जी नहीं, आप जैसा जा रही थी वैसे ही लौट के आएंगी। कह रही थी ना दरवाजा लगाना है, जाइए लगा के जाइए। हाँ चलिए जी। इतना कहकर तीनों बाहर निकल आते हैं। शारदा दरवाजे पे ताला लगा देती है। नमिता वहाँ से चली जाती है और एक जगह से खड़ी होकर वो नजर रखती है। फिर जैसे ही शारदा प्रसाद वहाँ से निकल रहे होते हैं, नमिता फोन लगाती है। उधर ऑफिस कैबिन में अरविंद के साथ रमेश बैठा हुआ था। क्या हुआ, इतना अर्जेंटली मुझे क्यों बुलाए? अरविंद के कहने पे रमेश पैसों का बंडल निकाल के टेबल के ऊपर रखता है। क्या करना है? तुम जाके माँ पिताजी को ये पैसे दे आओ। ठंड का मौसम है, बाहर बहुत जोरों की सर्दी पड़ी हुई है। पता नहीं उस मिट्टी के घर में वो कैसे रह रहे हैं, न कंबल है न पहनने के कपड़े हैं। अरे तुम परेशान हो तो तुम जाओ, जाके उन्हें कपड़े खरीद दे आओ। ये देखकर वो बहुत खुश होंगे और उससे ज्यादा आपको भी खुशी मिलेगी। इस बीच में मुझे क्यों खींच रहे हो वहाँ? अरे मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ, इसीलिए तुमसे मदद मांग रहा हूँ। अनामिका ने 25 साल की नमिता को वहाँ पे स्पाई के तौर पे नजर रखने के लिए रखा है। अगर मैं वहाँ पे गया, उन लोगों से बातचीत किया, तो वो अनामिका को फोन करके सब कुछ साफ साफ बता देगी। ओहो, मुस्कुराती हुई अनामिका के पीछे कोई धूर्त छुपा हुआ है। हाँ यार, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। आप ये पैसे ले जाकर मेरे माँ पिताजी के पास जाइए और उनकी जरूरत की चीजें खरीद दीजिए। ठीक है, मैं जाता हूँ, तो अपने माँ को फोन करके बता दो। माँ का फोन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर अरविंद पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। उधर 2 तल्ले बिल्डिंग में अमीरी का अनुभव करते हुए अनामिका किसी से फोन पे बात कर रही होती है। बताओ क्या हुआ नमिता? मैडम, आपके सास ससुर आपके यहाँ आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन क्यों? उन्होंने खाने की बात कही थी। वैसे भी महीने का राशन पानी का खत्म होने का टाइम हो ही गया है, इसीलिए लगता है वो वहाँ खाने पीने आ रहे हैं। ठीक है, मैं वो संभाल लूंगी,
पर जो खबर है वो कंफर्म है ना? मेरे सामने से वो निकले हैं मैडम। ठीक है, हर वक्त इसी तरह अपडेट करते रहना, और जैसे कि अपडेट किया इसीलिए मैं उसके पैसे भिजवा दूंगी। ठीक है मैडम। फोन रखने के बाद नमिता मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर अमीर बहुरानी अनामिका गेट के सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है। कहिए मैडम। इस तरफ अगर दो बुजुर्ग इंसान आए तो उन्हें अंदर मत आने देना। जी मैडम, जैसे आपकी मर्जी। अगर रोए विनती करे तो भी अंदर मत जाने देना, और अगर कैसे भी अंदर चले गए याद रखना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अनामिका इस तरह वार्निंग देती है, जिस बात से सिक्योरिटी गार्ड काफी डर जाता है। नहीं मैडम, मैं उन्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। इस तरह कहने पे अनामिका वहाँ से चली जाती है। उधर अरविंद कार ड्राइव करते हुए शारदा के घर की तरफ जाने लगता है। शारदा और प्रसाद इधर बातचीत करते करते बेटे के घर के पास पहुँच जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देखता है और मन ही मन सोचने लगता है, लगता है मैडम ने जिनके बारे में कहा था ये दोनों वही लोग हैं। इस तरह सोचकर वो देखने लगता है। आप लोग आ गए, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा था। इंतजार कर रहे थे? किसने कहा कि हम आ रहे हैं? मैडम अनामिका ने कहा कि अगर दो बुजुर्ग अंदर आना चाहे तो उन्हें अंदर मत आने देना। सिक्योरिटी के मुंह से ये बात सुन के शारदा और प्रसाद का दिल टूट जाता है। उनका चेहरा दुखी हो जाता है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका बिल्डिंग के ऊपर से सब कुछ खड़ी खड़ी देख रही होती है। मेरे एक शब्द से ये यहाँ से भाग गए। ये सोचकर सिक्योरिटी गार्ड बहुत खुश होता है। उधर अरविंद शारदा के मिट्टी के घर पे जाके पहुँचता है। देखता है वहाँ पे ताला लटका हुआ है। अरे, लगता है आंटी अंकल दोनों काम पे गए हैं। अंधेरा नहीं होने तक लौटेंगे नहीं। तब तक तो मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, यानी कि मुझे जाकर फिर से आना होगा। इस तरह सोच के अरविंद अपनी गाड़ी लेके वापस चला जाता है। रात के वक्त मिट्टी के घर में शारदा और प्रसाद बिस्तर पे लेटे हुए थे, एक फटा हुआ कंबल ओढ़ के। शारदा रो रही होती है। बिस्तर से थोड़ी ही दूर पे उन्होंने एक अंगीठी जला रखा था। उसके बावजूद वो दोनों ठंड से कांप रहे थे। मैंने तुम्हें कहा था, तुमने सुना नहीं। अब तुमने देख लिया ना। मुझे नहीं पता था कि बहू इतनी बदल जाएगी। वो हमसे ऐसी बातें कैसे कर सकती है। हमारे पास पैसे होते तो हम कुछ भी कह सकते थे। पैसे नहीं है तो क्या हो गया जी? ठंड का मौसम है, हम दोनों के पास कपड़े नहीं है, कंबल नहीं है। ये कहकर क्या फायदा? लेकिन मैं बेटे को ये बात बताऊंगी। नहीं शारदा, मत कहो। हम वैसे ही दुखी है, बेटा भी दुखी हो जाएगा। हमें बस एक तकलीफ है कि वो हमारी बहू है, पर बेटे को तो दो दो तकलीफें हैं। एक हमारा दुख, दूसरा अपनी पत्नी का दुख। तो क्या हम इस ठंड में कांपते कांपते मर जाए? नहीं शारदा, मेरे पास बचाए हुए कुछ पैसे हैं। उन पैसों को लेकर हम सेकेंड हैंड मॉल में जाएंगे। वहाँ जाके जो कुछ सस्ते दाम में हमारे लिए मिलेगा, हम वो खरीद के वहाँ से ले आएंगे। ये बात सुन के शारदा थोड़ा शांत होती है। फिर दोनों बातचीत करते हैं और थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। उधर अमीर बहुरानी अनामिका और उसके पति रमेश शॉपिंग करने के बाद घर लौट आते हैं। बच्चे, हरीश, भव्या, हॉल में आना जरा। इस तरह बुलाने पे हरीश और भव्या हॉल में आते हैं। अनामिका उनके लिए महंगे महंगे स्वेटर खरीद के ले आई थी। बच्चे उन स्वेटर्स को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वाह मम्मी, ये स्वेटर तो बहुत अच्छे हैं। सिर्फ भैया का नहीं माँ, मेरा भी स्वेटर बहुत सुंदर है। बहुत महंगे महंगे स्वेटर्स हैं, इसीलिए तो इतने सुंदर हैं। बच्चे, तुम्हें पसंद आए? हाँ पिताजी। डैडी, आपको दादा दादी के लिए भी लेनी चाहिए। हाँ पिताजी, आपको लेनी चाहिए। इस तरह कहने पे रमेश का चेहरा उतर जाता है। वो फिर कुछ कह नहीं पाता। हमें वो सब खरीदने की जरूरत नहीं है बेबी, वो अपने कमाई के मुताबिक जाकर किसी सेकेंड हैंड मॉल से खरीद सकते हैं। आपने उन्हें देखा है क्या माँ? हाँ, मैंने उन्हें देखा है। वो ठीक है, मैं दादा दादी से मिलना चाहती हूँ पर कोई उपाय नहीं। इस तरह दुखी होकर भव्या कहती है। अनामिका को समझ में आता है कि अब बच्चे उसके सास ससुर के तरफ हो रहे हैं। बच्चे, तुम लोगों के लिए फ्रिज में आइसक्रीम रखा है, जाओ जाके खाओ। आपको देख के हमें एक बात तो समझ में आती है माँ। कैसे अमीर बना जाता है, यही ना?
कि ऐसे बड़े होने के बाद माँ पिताजी को अपने से दूर कर दिया जाता है। इतना कहकर हरीश वहाँ से चला जाता है। उसकी ये बात सुन के अनामिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बावजूद भी अनामिका को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। वो इसी तरह बच्चे परिवार को सास ससुर से दूर रखती है और अपनी मन मर्जी से जीवन गुजारती है।